हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर ऑनगोइंग सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जे एडवांस 2025 के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में उम्मीद है कि इस बार जे एडवांस में उन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है जो कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आता है, लेकिन थोड़ा सा एक कैच है इस क्वेश्चन में, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अ सर्कुलर पोर्शन इज कट ऑफ अ डिस्क ऑफ थिकनेस टी। ये टी थिकनेस का एक डिस्क है, मतलब एक सिलेंडर था जिसे पतला कर दिया गया, थिकनेस कम रह गई, उसका रेडियस बी है जिसमें से ए रेडियस कट कर लिया गया है। अब इनर और आउटर सरफेस के बीच में एक बैटरी लगा दी और करंट फ्लो होगी ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस डिस्क का रेजिस्टेंस कितना होगा, राइट। इसका रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो अब आप देखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। और हम आपके लिए लेकर आए हैं जे एडवांस 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हर टॉपिक के कुछ ऐसे कंसेप्ट, उन पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका यूज करते हुए जे एडवांस 2025 में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। आज इस सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कंसेप्ट, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जिस पर जी एडवांस 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को समझिएगा, इसका बहुत फायदा आपको एडवांस में मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन उसी में थोड़ा सा एक कैच है, एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया, उस पॉइंट को आप समझिए। हमारे पास एक डिस्क है जिसका थिकनेस गिवन है टी, ये थिकनेस टी है, और इसका आउटर रेडियस बी है, इनर रेडियस ए। ये ए रेडियस वाला पार्ट कट कर लिया गया, फिर इनर और आउटर सरफेस के बीच में एक बैटरी लगा दी गई। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस आप कहते हो सर ये तो सीधा सीधा फार्मूला है, रो एल बाई ए, बिल्कुल सही बात है, यही फार्मूला है। लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहां पर लेंथ कौन सा होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो ये लेंथ उसके अलोंग आपको कंसिडर करना है, और जहां पर उसका परपेंडिकुलर सरफेस है उसका एरिया लेना होता है। करंट फ्लो कर रही है अलोंग रेडियस, और रेडियस के अलोंग जब आप जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एरिया वेरिएबल है, तो यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहां आपको क्या करना होगा, यहां पर ये ए रेडियस इनर है, बी रेडियस आउटर है, तो ए से बी तक जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे करंट बाहर फैलेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका थिकनेस ये होगा डी आर के बराबर। इस एलिमेंट का एरिया लिखेंगे डी कैपिटल आर इज रो एल बाई ए। एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब वो डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और करंट रेडियली आउटवर्ड फ्लो हो रही है, और ये डिस्टेंस है डी आर। सो रो डी आर बाई एरिया। एरिया होगा, इसका लेंथ हो गया 2 पाई आर और थिकनेस टी है, तो एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू टी। फिर एक के आगे एक एलिमेंट होगा, सबसे सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो नेट रेजिस्टेंस डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इधर आ जाएगा कैपिटल आर और रो बाई 2 पाई टी इंटीग्रेशन डी आर बाई आर फ्रॉम ए टू बी, और ये एल एन आर बन जाएगा। रेजिस्टेंस आ जाएगा रो बाई 2 पाई टी एल एन बी बाई ए। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस एनुलर डिस्क। ये रेजिस्टेंस होगा। समझने वाली बात ये थी कि आपको लेंथ कौन सा लेना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेना है। आई एम वेरी श्योर कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो रेजिस्टेंस हैं जिनका रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग गिवन है, दोनों का लेंथ सेम है, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी बतानी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होता तो आप कहते सर एक सेकंड का काम है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी बतानी है। क्या करेंगे इसके लिए? पहले वाले का रेजिस्टेंस होगा ρ1 L/A1, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस होगा ρ2 L/A2। और क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/r इक्विवेलेंट विल बी 1/r1 प्लस 1/r2। r1 r2 की मैं वैल्यू रख दूंगा तो ये बनेगा A1/ρ1 L प्लस A2/ρ2 L। अब इसी R इक्विवेलेंट को एक और तरीके से लिख सकता हूं, इन दोनों मटेरियल को मिलाकर जो नया रेजिस्टेंस बना उसका रेजिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू रो इक्विवेलेंट इंटू L इक्विवेलेंट अपॉन A इक्विवेलेंट। सब इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब दोनों का लेंथ L है, पैरेलल में लगे हुए दोनों को चिपका दो, टोटल लेंथ तो L ही रहेगा, तो ये बन जाएगा रो इक्विवेलेंट इंटू L। एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2, एरिया तो बढ़ गया ना। अब वहां वैल्यू अगर ये पुट करें तो ये बनेगा A1 प्लस A2 अपॉन रो इक्विवेलेंट इंटू L is A1/ρ1 L प्लस A2/ρ2 L। L देखो सब में से कैंसल आउट हो गया और यहाँ पर ρ1 ρ2 LCM आएगा तो ऊपर बन जाएगा ρ2 A1 प्लस ρ1 A2। अब रो इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको बतानी है तो रो इक्विवेलेंट बन गया ρ1 ρ2 इंटू A1 प्लस A2 अपॉन ρ1 A2 plus ρ2 A1। This is how you calculate equivalent resistivity। पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कीजिए यूजिंग वो बेसिक फॉर्मूला जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिर उसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को एक और तरीके से लिखिए। एक और तरीके से लिखने का मतलब बेसिक मेथड से रो L/A वाला लगाकर। अब वहां आपको ये देखना होगा रो इक्विवेलेंट क्या है, L इक्विवेलेंट क्या है और A इक्विवेलेंट क्या है। आई एम श्योर कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन और यहां पर है अ सर्किट इज अरेंज्ड एज शोन द करंट फ्रॉम A to B। इस सर्किट में A से B तक कितना करंट फ्लो होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दो बैटरी लगी हुई हैं, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं नोड मेथड जिसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप जीरो मान लो, यहां भी जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा और ए का पोटेंशियल मान लो आप V है, तो देखो यहां पर एक बैटरी लगी है, प्लस से माइनस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये पोटेंशियल -5 हो गया, प्लस से माइनस से प्लस यहाँ 10 हो गया। अगर मैं ये कहूं कि इधर से करंट I फ्लो हो रहा है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया I1 और I2 में, तो अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब करंट कैसे लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये 10 ओम रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 माइनस V बाई रेजिस्टेंस 10 है, डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। तो I की वैल्यू हो गई 10 माइनस V बाई 10। अब देखो I1 कैसे आएगा, I1 यहां पोटेंशियल V है, यहां -5 है, डिफरेंस क्या हुआ V माइनस -5 दैट इज V प्लस 5, तो ये बना V प्लस 5 और रेजिस्टेंस आई थिंक 15 ओम है वहां पर, लेट्स चेक, राइट 15 ओम था। फिर I2 करंट नीचे आ रही है तो इधर पोटेंशियल 0 इधर V, तो V माइनस 0 बाय 10, तो I2 हो गया V माइनस 0 बाय 10। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 10 माइनस V बाई 10, यहाँ पर 30 एलसीएम आ गया तो ये बना 2V प्लस 10 प्लस 3V, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये बन गया 30 माइनस 3V इक्वस टू 5V प्लस 10। हमारे पास आ गया 8V इक्वस टू 20 एंड V इक्वस टू 20/8। अब जब आपको V की वैल्यू मिल गई, आपको करंट बताना था फ्रॉम A टू B, तो A से B में जो करंट जा रही है वो I2 है ना, और I2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, I2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास V माइनस 0/10।
सो I2 इज बेसिकली V बाई 10 और V बाई 10 हो जाएगा 20/8 इंटू 10 दैट इज 2/8. 2/8 is 1/4 that is 0.25 एम्पियर. इसी को आप लिख सकते हैं 250 मिली एम्पियर. ये आंसर आ जाएगा. लेट्स चेक कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है. राइट, ये ऑप्शन है. अब इसको प्लस 250 मिली एम्पियर लिखा हुआ है. प्लस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें ए से बी की तरफ पूछा गया था, तो करंट ए से बी ही फ्लो हो रही है तो पॉजिटिव आ गया. अगर वो निगेटिव आ गया होता तो इसका मतलब करंट ए से बी नहीं जा रही है, करंट बी से ए जा रही है. यहां आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि करंट किस डायरेक्शन में कंसीडर करें. आप किधर भी कंसीडर कर लीजिए, अगर उधर करंट नहीं फ्लो हो रही है तो साइन निगेटिव आ जाएगा. राइट, तो आई एम श्योर कि नोड मेथड कैसे अप्लाई करना है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा. वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्किट एनालिसिस. In the circuit shown in figure, the potential difference between points A and B is 4 volt. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है. अब अगर आप देखें ये 12 ओम और 6 ओम दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा. अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं P मान लेता हूं तो P और A तो एक ही पॉइंट हो गए. अगर P और A एक ही पॉइंट हो गए तो मैं कह सकता हूं ये दोनों सीरीज में है. 1 ओम 3 ओम, ये 4 ओम बना, ये 4 ओम, ये मिलकर कितना बन गया 2 ओम. यहां पर 2 ओम होगा. अब देखो जो 12 ओम है इसमें करंट कितनी फ्लो होगी 1/3 एम्पियर. यही 1/3 एम्पियर यहां फ्लो होगा तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2 वोल्ट. तो इस अपर ब्रांच में भी कितना होगा 2 वोल्ट. और इसमें करंट फ्लो होगी नहीं 6 हो गया तो यहां टोटल 6 आएगा. 2 + 4 6, ऊपर भी 6 होगा क्योंकि दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में. अब अगर ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको दोबारा लिख देता हूं. ये 6 वोल्ट हुआ. 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसमें करंट फ्लो होगी 1 एम्पियर. ऊपर करंट 1 एम्पियर जा रही है, इधर 1/3, तो इस ब्रांच से कितनी जा रही होगी 1 + 1/3 दैट इज 4/3 एम्पियर. इधर भी कितना आएगा 4/3 एम्पियर. अब आपको बताना है बैटरी का ईएमएफ कितना होगा. तो जितना बैटरी का ईएमएफ है वही तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, यहां जो सर्किट बना हुआ है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, करंट कितनी फ्लो हो रही है 4 एम्पियर. तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 2 × 4/3 दैट इज 8/3 वोल्ट. ऊपर कितना हो चुका है 6 वोल्ट. इधर कितना आएगा +20/3 वोल्ट. This is EMF E and EMF comes out to be 28 + 18/3. ये बन जाएगा 46/3 वोल्ट. So the answer will be A. आई होप कि आपको पता चल गया होगा. ऐसे सीरीज पैरेलल का थोड़ा सा यूज करते हुए हम कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला सर्किट है उसको बहुत सिंपली एनालाइज कर सकते हैं. इसके आगे इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे कि भाई बताओ ऊपर वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है 5 ओम में, या इनमें दोनों में अलग अलग पूछा जा सकता था कितनी करंट जा रही है. यहाँ से 4/3 आया तो इसमें 2/3, इसमें भी 2/3, क्योंकि ये ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 ओम है तो इधर वाले का भी 4 ओम है. दिस इज हाउ यू एनालाइज सर्किट. सर्किट को एनालाइज करने के लिए कहीं जहां पर एक पॉइंट आपको पता है उसी को पकड़कर आगे हमें चलना होता है. जैसे हमें यहां पता था कि पोटेंशियल डिफरेंस 4 है तो इसमें करंट निकाला, यहां भी करंट वही सेम होगा, उससे हमें पोटेंशियल मिल गया. सो आई एम श्योर कि जो लेंथी सा दिखने वाला क्वेश्चन था वो इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये आप अब समझ गए होंगे. राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, A conducting open pipe है shape of half cylinder. ये एक L लेंथ का सिलेंडर है जिसको हाफ कट कर दिया गया है, जिसका थिकनेस T है और इसका रेडियस है R, और T रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है. इसका मतलब इनर और आउटर दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट R है. उसको हम जब एरिया वगैरह लिखना होगा तो मीन रेडियस कंसिडर कर लेंगे. अब एक बार इसमें करंट फ्लो हो रहा है लेंथ के लॉन्ग और एक बार हो रहा है ऐसे कर्ड पार्ट के लॉन्ग. तो दोनों केस में आपको रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है. ये फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि लेंथ कौन सा लेते हैं और एरिया कौन सा लेते हैं. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो क्या होता है
रो एल बाई ए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ कौन सी। तो देखो पहले डायग्राम में करंट आगे की तरफ फ्लो हो रही है, इधर लेंथ एल है, तो एल ही लिया जाएगा। तो जब मैं R1 लिखूंगा, R1 होगा रो एल बाई ए। अब एरिया कैसे लेंगे? एरिया आपको लेना होगा फिर ये वाला जिधर से करंट एंटर कर रही है। ये एरिया कैसे लेंगे? इसका लेंथ कितना हो गया? पाई आर, और थिकनेस गिवन है टी, ये टी है और वो पाई आर है, तो इसका एरिया हो गया पाई आर इंटू टी। अब सेकंड वाले पर आइए, R2 पर, रो एल। अब इसका एल देखते हैं क्या है। यहां तो लेंथ ऐसे कर्ड पार्ट में फ्लो हो रही है सरफेस में, तो लेंथ जो है वो ये इधर वाला लेंथ एल नहीं है, ये एल को एल कंसिडर नहीं करना। लेंथ वो होगी जिस तरफ करंट फ्लो हुआ, वो तो पाई आर हो गया। तो उसकी वैल्यू तो आ जाएगी पाई आर डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कौन सा लिया जाएगा? ये जो सरफेस है, इस सरफेस का ये वाला एरिया, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस बना जिसका लेंथ एल है और थिकनेस टी है, तो एरिया हो गया एल इंटू टी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लेंथ और एरिया कैसे कंसिडर करते हैं। और फिर हमें बताना है R1 बाई R2। जब आप R1 बाई R2 करेंगे, यह आ जाएगा रो एल बाई पाई आर टी। इसे डिवाइड करो तो वो एल टी ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई रो इंटू पाई आर। तो देखो टी तो कैंसल आउट हो गया और रो भी कैंसल हो गया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। देख लेते हैं कि कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक तो नहीं हुआ। ऑप्शन इज डी, डी आंसर है। तो आई थिंक कैलकुलेशन हमने पूरा सही किया है और आंसर आ गया एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए आपसे कराए गए, जो सबसे पहला और ये वाला, ताकि आपको ये पता हो कि भाई कौन सा लेंथ लेना है और कौन सा एरिया कंसिडर करना है, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं है, इसलिए ये पॉइंट हमने उठाया। अनदर क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस R1 गिवन है आपको 3 किलो ओम, R2 गिवन है 2 किलो ओम और R3 गिवन है 5 किलो ओम। एक यहां पर करंट सोर्स है जो 2 एम्पियर करंट फ्लो करा रहा है, और ये जो ब्रोकन लाइन दिखाकर वोल्टमीटर जोड़ा गया है, इसका पर्पज ये है कि पहले ये वोल्टमीटर नहीं था, बाद में इसको लगा दिया गया। तो जब ये लगाया जाएगा, इसका रेजिस्टेंस होगा 6 किलो ओम। तो ये पूछ रहे हैं कि इसको लगाने के पहले यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था और अभी जो रीडिंग लेगा, उन दोनों में परसेंटेज डिफरेंस कितना है। तो देखिए जब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा होगा, भाई यहां से 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, आगे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम, 2 किलो ओम है, इधर है 5 किलो ओम, इधर लगा हुआ है 3 किलो ओम। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये 5 बना, ये भी 5 बना, तो दोनों से करंट कितनी फ्लो होगी? 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो इस 3 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1, दैट विल बी 1 इंटू 3 किलो वोल्ट। अब आपने क्या किया, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, एंड इट इज नॉट एन आइडियल वोल्ट मीटर। इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं है, इसका रेजिस्टेंस है 6 किलो ओम। अगर इसका रेजिस्टेंस 6 किलो ओम है, तो इस केस में ये दोनों मिलकर पैरेलल में आ गए और ये कितना बन गया फिर? 2 किलो ओम। फिर 2 और 2 सीरीज में, तो अब सर्किट कुछ ऐसा बन गया, यहां से 2 एम्पियर करंट जा रही है, नीचे 5 एम्पियर है और आगे मिलाकर ये हो गया, नहीं 4 किलो ओम है, ये 5 किलो ओम है, ऐसा सर्किट बना। तो अब जो करंट का डिवीजन होगा, रेजिस्टेंस 4:5 के रेशियो में है, तो करंट 5:4 के रेशियो में होगा। तो यहां से करंट कितना जाएगा? 2 इंटू 5/9, दैट इज 10/9 एम्पियर। तो इधर इसको कनेक्ट करने के बाद करंट इधर से फ्लो हो रही है 10/9 एम्पियर, और ये 10/9 एम्पियर फिर आगे डिवाइड होगा। तो अगर ये आगे डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है, तो करंट का रेशियो 2:1 आएगा। तो इस 3 ओम में करंट कितना जाएगा? इसका आपको ब्रेक करना है 2:1 में, तो 10/9 इंटू 2/3, ये 10/9 था,
10/9 इंटू 2/3। तो इस ब्रांच में जो करंट आएगी, यहाँ से जो करंट आई ये वाली, वो आ जाएगी 20/27 एम्पियर। अगर करंट 20/27 एम्पियर है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अब कितना आएगा? अब पोटेंशियल ड्रॉप V2 की वैल्यू होगी 3 इंटू 20/27, दैट इज 20/9 किलो वोल्ट। करंट इतना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, अब परसेंटेज चेंज बताना है तो परसेंटेज चेंज होगा V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू 100, एंड दिस इज 3 माइनस 20/9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। 27 माइनस 20 ये बना 7/81, 9/81 नहीं, 7/27 इंटू 100। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 25.9% के आसपास। आई थिंक यस, इट विल बी 25/9%। 70/27 तो 27 2 जा 54 होता है और 3 जा तो 70 से ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 25.9%। इतना परसेंट चेंज हुआ। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो एक पार्ट और गिवन है इसमें कहा गया है इफ पोजीशन ऑफ R2 एंड R3 आर इंटरचेंज्ड। अगर R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें, यहां पर 5 कर दिया जाए और इधर कर दिया जाए 2, तो फिर क्या होगा? अब मेथड आपको पूरा पता है कैसे सॉल्व करना है। जो पहला पार्ट आपको बताया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि परसेंटेज चेंज में कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। सो दैट पार्ट आई लीव टू यू, क्योंकि एक पार्ट आपको समझा दिया गया है, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। आप जब तक खुद पेन नहीं चलाएंगे तब तक कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो दैट पार्ट आई एम लिविंग फॉर यू कि आप पूरा ऐसे ही कैलकुलेट करें। जैसे यहाँ पर सीरीज पैरेलल मैंने बनाया, पहले बिना वोल्ट मीटर के, फिर वोल्ट मीटर के साथ सॉल्व करें उसको, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें, और उसके बाद फिर परसेंटेज चेंज सॉल्व करेंगे तो वो अगेन 25.9% ही मिलेगा। आई एम श्योर कि वोल्ट मीटर आइडियल हो और रियल हो तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब रियल वोल्ट मीटर आ जाएगा तो वहां पर फिर क्या होगा, आपको वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन व्हेन की K1 इज क्लोज्ड बट K2 इज ओपन। ये ओपन है, ये K2 है और इसको क्लोज किया हुआ है आपने, तो इसका मतलब सर्किट में ये R1 और ये गैल्वेनोमीटर एक्टिव है। इस बैटरी का पोटेंशियल आप E मान लो। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है थीटा। आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर की जो करंट होती है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज सम कांस्टेंट इनटू डिफ्लेक्शन। जितना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा करंट उसमें उतनी ही ज्यादा फ्लो कर रही होगी। फिर जब आपने K2 को क्लोज कर दिया तो जो डिफ्लेक्शन है वो θ/5 रह गया। अब इसको कैसे देखेंगे? इनिशियली जो सर्किट बना हुआ है उस सर्किट में जो यहां से करंट फ्लो हो रही होगी, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर मैं R मान लेता हूं तो टोटल रेजिस्टेंस 220 और R सीरीज में हो गए। तो यहां से जो करंट फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू हो जाएगी E/220 प्लस R। यही करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगी, दिस इज सम कांस्टेंट K इंटू थीटा। अब अगली बारी में आपने क्या किया, ये 220 वोल्ट तो यहां पर है ही, जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था वो भी एक्टिवेट हो गया और गैल्वेनोमीटर वाला भी एक्टिवेट हो गया, इसका रेजिस्टेंस R मान रखा है, और यहां पर वो बैटरी लगी हुई है जिसका EMF E के बराबर है। ये रेजिस्टेंस R2 इसको 5 ओम किया आपने, तो इसकी वैल्यू होगी 5 ओम। अब देखो बैटरी से कितनी करंट फ्लो होगी। बैटरी से अगर I करंट फ्लो हो रही है तो ये I करंट यहां जाकर डिवाइड होगा, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा, इनका रेजिस्टेंस का रेशियो R/5 है, तो करंट जो I ये डिवाइड होगा, I करंट डिवाइड होगा 5:R के रेशियो में। तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा, 5I/R+5, एंड दिस इज इक्वल टू K टाइम्स θ/5, क्योंकि रेजिस्टेंस 1/5 रह गया। लेट मी चेक कि 1/5 ही हुआ है क्या, राइट, θ0/5 हो गया, उसको θ0 ही लिख देते हैं भाई। कभी आपको सर आपने थीटा कहा था और ये θ0 है। अब करंट कैसे सॉल्व करेंगे,
ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में, उनके साथ 220 सीरीज में है। तो नेट जो करंट होगा, ये तो आ गया 5/R+5, आई की जो वैल्यू होगी वो होगी E/R इक्वलेंट। आर इक्वलेंट आएगा 220 प्लस 5R/R+5 एंड दिस इज इक्वल टू K थीटा नॉट बाई 5। K थीटा नॉट की वैल्यू आपको पता है E/220 प्लस आर, ये वैल्यू इधर पुट कर दो, यहां से R+5 एलसीएम भी ले लो, तो ये बनेगा 5E/R+5 इंटू, देखो R+5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 220R प्लस 220 इंटू 5, आई थिंक 1100 बन जाएगा, प्लस 5R डिवाइडेड बाई R+5, ये R+5 कैंसिल आउट हो गया, आगे आ जाएगा K थीटा की वैल्यू रख देता हूं E/220 प्लस R इंटू 5, E कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 5 इंटू R+220 इंटू 5 इक्वल्स टू, देखिए भाई ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, 5 इंटू 5 यहां पर है, और वो बनेगा 220 प्लस 5R, 225 हो गया, तो ये बना 225R प्लस 1100। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 25R प्लस ये आ जाएगा 5500 इक्वल्स टू 225R प्लस 1100, और ये बनेगा 200R इक्वल्स टू 4400, कैंसल आउट, एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 22 ओम। डिफ्लेक्शन वगैरह देखते ही जब क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि गैल्वेनोमीटर में इतना डिफ्लेक्शन हो, तो वहां स्टूडेंट्स बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, अरे ये तो डिफ्लेक्शन का आ गया, सर ने वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताया था, उसमें डिफ्लेक्शन सॉल्व करवाया था, पता नहीं क्या क्या हो गया था। सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होती है, दैट करंट flowing through the galvanometer is proportional to deflection of the needle। तो पहले करंट कैलकुलेट करो, बाद में करंट कैलकुलेट करो, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, या आप ये कहो कि के थीटा नॉट की वैल्यू ऊपर से इसमें पुट कर दिया, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। वो सीरीज पैरेलल वाली चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि कैसे पैरेलल में करंट डिवाइड करते हैं। पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस का रेशियो R1:R2 है तो करंट का रेशियो R2:R1 होगा। दैट मीन्स करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, बिकॉज जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर करंट कम होगी, राइट। सो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और एरिया गिवन है। Steady current I flow through the rod. The number of free electrons per unit volume changes linearly. Number of free electrons, electron density constant नहीं है। यहाँ पर अगर n नॉट है तो इधर 2n नॉट है, और ये linearly चेंज हो रही है, तो किसी x डिस्टेंस पर पहले लिख लो कितना होगा नंबर डेंसिटी। इनिशियल कितना n नॉट, l लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, n नॉट से 2n नॉट हो गया, तो l लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, n नॉट इंक्रीज हुआ ना, फ्रॉम n नॉट टू 2n नॉट, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, कितने लेंथ में, l लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, n नॉट बाई l, तो x में कितना इंक्रीज होगा, n नॉट बाई l इंटू एक्स। यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना इंक्रीज हो गया है, तो यहां होगा कितना, इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट, n नॉट बाई l इंटू एक्स। तो किसी x डिस्टेंस पर डेंसिटी मिल गई 1 बाई n नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल। करंट का फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करें तो किसी भी वायर में करंट होता है NEA इंटू VD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई I बाई NEA, और n की वैल्यू यहां पुट कर दे तो ये बन गया n नॉट EA इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग विद डिस्टेंस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो भाई करंट डेंस जो होता है वो NEAVD है, ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो तो हर इलेक्ट्रॉन पर उतना ही रहेगा, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म गिवन है, तो अगर नंबर डेंसिटी चेंज हो रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी चेंज होना पड़ेगा ना, क्योंकि करंट तो पूरे वायर में सेम रहनी है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो कम हो रही है।
आपको बताना है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, वीडी एवरेज, उसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन वीडी इंटू डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स, और कहां से कहां तक, 0 से एल तक। नीचे वाला इंटीग्रेशन तो सिंपल है, एल आ जाएगा, ऊपर वाले इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लो, आई बाई एन नॉट ई ए, नीचे एल आ गया, इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई एल फ्रॉम 0 टू एल। अब ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये आप जानते हो कि लॉग के टर्म में बनेगा, और ये आ जाएगा आई एल अपॉन एन नॉट ई ए एल एल एन 1 प्लस एक्स बाई एल फ्रॉम 0 टू एल। जब आप एल रखेंगे तो log 2 बन जाएगा, और log 2 बाई 1 तो log 2 ही रह जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा, आई होप इट्स आंसर विल बी सी, आई नॉट एल एन 2 अपॉन एन नॉट ई ए। वो मैं आगे पूरा सॉल्व कर देता हूं। हमारे पास वैल्यू ये मिली थी वी डी एवरेज, ध्यान से देखिए जो एक्सप्रेशन आया था, एल से एल तो कैंसिल हो गया, आई बाई एन नॉट ई ए बना, और ये एल एन 2 बन जाएगा, तो आई बाई एन नॉट ई ए एल एन 2, दिस इज द आंसर। ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन था कि नंबर डेंसिटी चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी चेंज होते रहना पड़ेगा, बिकॉज करंट तो पूरे वायर में सेम रहना है। आई का फॉर्मूला होता है आई इक्वस टू एन ई ए इंटू वी डी। ई तो चेंज हो नहीं सकता, अगर आपने एन को कांस्टेंट कर दिया, एरिया को बढ़ा रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया को कांस्टेंट कर दिया, नंबर डेंसिटी को बढ़ा रहे हो तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। जिस रेशियो में कोई एक क्वांटिटी बढ़ेगी उसी रेशियो में कुछ दूसरी क्वांटिटी को कम होना पड़ेगा। क्लियर? तो आई एम श्योर कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अब समझ में आ गया होगा। देखिए ऑलमोस्ट इसी टाइप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो कि केवल थॉट प्रोसेस बेस्ड है। क्वेश्चन ये गिवन है कि ऐसा एक नॉन यूनिफॉर्म वायर है जिसमें 3 क्रॉस सेक्शन कंसीडर किए गए, ए बी सी। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो करंट तो हर जगह सेम होगा, आई ए विल बी आई बी विल बी इक्वल टू आई सी, बिकॉज जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम एक एरिया क्रॉस करेंगे उतने ही आगे भी क्रॉस करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बीच में इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे या कोई इलेक्ट्रॉन्स को खा जाएगा। चार्ज कंजर्व है, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो करंट तो हर जगह सेम रहेगा। अब इन्होंने पूछा व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट का फॉर्मूला क्या है भाई? करंट का फॉर्मूला एन ई ए वी डी। तो ये आई हर जगह सेम रहना है, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, जहां एरिया कम होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। एरिया सबसे कम कहां है? बी पर, तो बी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम फिर ए की और सबसे कम सी की, तो आंसर सी आ गया। अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी। तो देखो करंट अपॉन एरिया, करंट हर जगह सेम है, जहां एरिया ज्यादा वहां करंट डेंसिटी कम, जहां एरिया कम वहां करंट डेंसिटी ज्यादा। तो एरिया सबसे कम बी पर है, तो बी की करंट डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर ए की होगी, फिर सी की होगी, डी भी सही होगा। एंड यूजिंग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो होता है, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ई, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पूरा एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो कंडक्टिविटी हर जगह सेम रहेगा, जहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का नेचर एक जैसा होगा। आंसर बी विल आल्सो बी करेक्ट। आप रिलेट कीजिए, फिजिक्स को रिलेट करना बहुत जरूरी है। एक चैप्टर पढ़ाया जाता है आपको हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में जो एनर्जी फ्लो होती है जब स्टेडी स्टेट होता है तो हर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर सेम एनर्जी फ्लो होती है, भले एरिया ज्यादा हो या कम हो, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि हीट फ्लो रेट सेम आ सके। वैसा ही यहां पर है कि चार्ज फ्लो रेट मतलब करंट हर जगह सेम होना चाहिए, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ डेंसिटी चेंज हो रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
A metal sphere of radius A surrounded by another concentric sphere of inner radius B, जहां B A से ज्यादा है, मतलब A इनर रेडियस है, B आउटर रेडियस है, उन दोनों के बीच में एक मटेरियल फिल कर दिया जिसकी कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट है, सिग्मा इक्वल्स टू के ई, के कोई कांस्टेंट है, एक पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया गया, तो आपको बताना है करंट कितना होगा और दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी होगी। ऊपर लिखा भी है कि पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया गया, तो V सॉल्व भी करना है। तो देखो एक स्फीयर ये है जिसका रेडियस A है, एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस B है, इनके बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है उसकी कंडक्टिविटी K इंटू ई के बराबर है। आपको करंट कैलकुलेट करना है। अगर रेजिस्टेंस जैसे जैसे करंट बाहर की तरफ फ्लो होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा ना, तो यहां पर जब आपको रेजिस्टेंस सॉल्व करना होगा तो रेजिस्टेंस के लिए भी आपको एलिमेंट कंसिडर करना होगा और करंट की वैल्यू होगी। मान लीजिए यहां पर एक एलिमेंट कंसिडर किया आपने जिसका रेडियस, जिसका जो थिकनेस है वो डी आर के बराबर है, ये डी आर है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है, तो करंट होगा डीवी बाई डी कैपिटल आर। डी कैपिटल आर इसका रेजिस्टेंस है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा ई इंटू डी आर। और फिर आप इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? रेजिस्टेंस ये हो गया कंडक्टिविटी, वो होता है रो, रो इज रेजिस्टिविटी, जो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, रो इंटू लेंथ, लेंथ हो गई डी आर बाई एरिया, एरिया हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं ई अपॉन रो 4 पाई आर स्क्वायर, ऊपर चला गया, रो हो गया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी होता है 1 बाई कंडक्टिविटी, तो 1 बाई कंडक्टिविटी ये क्या बन जाएगा 1 बाई के ई। उसकी वैल्यू आप इधर पुट करोगे तो करंट आ जाएगी के ई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेट्स चेक कि ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। ये बना 2 पाई आर, करंट इज 4 पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर, तो आंसर एक तो ए सही होगा। अब आपको जब करंट मिल गया फिर आपको कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे भाई? करंट की वैल्यू आपको पता चल गई है, आई इक्वल टू के ई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आई अपॉन के 4 पाई आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी वो होता है ई इंटू डी आर। आप कहेंगे आपने दोनों बार नेगेटिव साइन छोड़ दिया कि डीवी तो माइनस ई डॉट डी आर होता है, तो भैया हमें केवल मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, ये नहीं बताना कौन सा हाई पोटेंशियल पर है कौन सा लो पोटेंशियल पर है। उस नेगेटिव साइन का तो केवल एक सिग्निफिकेंस होता है दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। हम तो केवल मैग्नीट्यूड सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बन गया अंडर रूट आई बाई 4 पाई के आर स्क्वायर इंटू डी आर, और ये बन जाएगा अंडर रूट आई बाई 4 पाई के इंटू डी आर बाई आर फ्रॉम ए टू बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई अंडर रूट आई बाई 4 पाई के एल एन बी बाई ए। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि मैंने वैल्यू सही रखी या नहीं, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। हाँ बिल्कुल सही है, और इसका जो ऑप्शन होगा दैट विल बी आई बाई रूट 5 के एल एन के बी बाई ए, ऑप्शन सी। तो एक ए ऑप्शन सही होगा और एक सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था कि जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट है, और कंडक्टिविटी होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस लिखते वक्त इसका ध्यान रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में मेंशन था लेकिन वो बाद में सॉल्व भी करना था, राइट। तो आई एम अगेन आई थिंक कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो रही है
किसी x डिस्टेंस पर कंडक्टिविटी है सिग्मा नॉट L बाई एक्स, तो यहां रजिस्टिविटी क्या होगी x बाई सिग्मा नॉट L। उल्टा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, यहां किसी x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अगर इस पर हमने एक V वोल्ट का सोर्स रखा हुआ है, पहले आपको इसका रेजिस्टेंस सॉल्व करना होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी लगातार चेंज हो रही है, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रही है। तो x डिस्टेंस पर एक ऐसा एलिमेंट मानो जिसका लेंथ है dx, इसका रेजिस्टेंस होगा dr इक्वल टू रो dx बाई ए। एरिया कैपिटल ए गिवन है, रो की वैल्यू पुट करो, ये बना x dx अपॉन सिग्मा नॉट एल ए और इंटीग्रेशन 0 से l तक, तो आंसर आ जाएगा l बाई 2 सिग्मा नॉट ए। ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। जब रेजिस्टेंस आ गया तो आपको करंट मिल जाएगा। इसमें करंट कितना फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा I इक्वल टू वी बाई आर। आर हमें कितना मिला था, आई थिंक L बाई 2 सिग्मा नॉट ए आया था। लेट मी चेक यही था या नहीं, राइट यही था। तो देखिए करंट की वैल्यू आ गई V2 सिग्मा नॉट ए बाई एल, करंट मिल गया। और करंट अपॉन एरिया वो होता है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी आ गई 2V सिग्मा नॉट बाई एल, और करंट डेंसिटी होता है सिग्मा इंटू ई, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब किसी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो सिग्मा और भी x डिस्टेंस पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डिस्टेंस पर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x विल बी 2v सिग्मा नॉट बाई एल इंटू सिग्मा x। सिग्मा x हमें कितना गिवन था, सिग्मा x गिवन था सिग्मा नॉट x बाय एल। ये वैल्यू अगर आप इधर पुट कर दें तो मिलेगा 2v सिग्मा नॉट स्क्वायर x बाई एल स्क्वायर। लेट मी चेक यही था या नहीं, सिग्मा नॉट L बाई एक्स था, सिग्मा नॉट L बाई एक्स, तो यहां L बाई एक्स, इसको दोबारा लिख देता हूं पूरा। सिग्मा x की वैल्यू गिवन थी सिग्मा नॉट L बाई एक्स, सिग्मा नॉट L बाई एक्स, ये इधर पुट करेंगे तो 2v सिग्मा नॉट बाई एल इंटू सिग्मा नॉट L बाई एक्स, L कैंसल आउट, so electric field at distance x comes out to be 2v सिग्मा नॉट बाई x, सिग्मा नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। दिस इज, तो वो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। सो आई एम श्योर कि अब आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन है। In the circuit shown in figure, reading of ammeter is same when both switches are closed and open. देखो जब दोनों स्विच ओपन होंगे तो ये जो रेजिस्टेंस R है और इस ब्रांच का सर्किट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सारे के सारे जो आउटर बाउंड्री पर रेजिस्टेंस लगे हैं दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये 100 हुआ, ये 50 हुआ और ये 300, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया भाई 450 बन गया ना, 450 ओम। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा सर्किट में, सर्किट में करंट होगा 1.5 बाई 450 दैट इज 1 बाई 300 एम्पियर। दिस मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और इस एमीटर से भी कितना करंट जा रहा है 1 बाई 300 एम्पियर। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये दोनों स्विच क्लोज कर दिए गए तो भी करंट इतना ही फ्लो होता है, तो इस ब्रांच में करंट चेंज नहीं हुआ। तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस R कितना होगा। अब देखिए इसको क्या किया जाएगा, अगर अभी भी करंट वही फ्लो कर रहा है तो जो ऊपर वाली ब्रांच में करंट 1 बाई 300 एम्पियर है, और आप अगर यहां से टोटल करंट कैलकुलेट कर लें कितना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब आपने यहां स्विच को क्लोज किया तो जो 50 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस रेजिस्टेंस का काम सर्किट से खत्म हो चुका है, तो सर्किट में यूज ही नहीं होगा। अब देखो
जो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज 1/3 वोल्ट। अब 1.5 में से 1/3 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1.5 माइनस 1/3 दैट इज 4.5 माइनस 1/3, तो ये 35/30 वोल्ट आ गया ना। अगर 1/3 वोल्ट ऊपर ड्रॉप हुआ तो 35/30 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा। तो इस ब्रांच में आपको करंट पता चल गई। इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू आ गई, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख रहा हूं। आई की वैल्यू होगी 35/30 डिवाइडेड बाय 300। तो टोटल करंट फ्लो हो रही है 35/27,000 एम्पियर। इतनी करंट फ्लो हो रही है 35/30 डिवाइडेड बाय 300। इस करंट में से 1/300 ऊपर चली गई तो इधर कितना करंट गया, इधर जाएगा I माइनस 1/300, राइट। तो इस ब्रांच में करंट होगा 35/27,000 माइनस 1/300। इसी करंट को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे भाई, इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 1/3 और रेजिस्टेंस है R, तो करंट क्या हो गई 1/3 R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये बना 1/3 R। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 27,000 में एलसीएम लूंगा तो यहां पर बनेगा 35 और ऊपर शायद 30 आ जाएगा और ये बनेगा 1/3 R। यहाँ पर आ गया 9,000 और ये बन गया 5, तो R की वैल्यू आएगी 35 35/30 डिवाइडेड बाई 300। ये एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पर हुआ, देखो ये 27 नहीं, ये 9,000 बनेगा। सो दिस इज 9,000 और 9,000 होगा तो 9,000 जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35 माइनस 30 इक्वल टू 1/3 R और ये बन जाएगा 3,000 एंड रेजिस्टेंस विल बी 3,000 बाय 5 दैट इज 600 ओम। तो R की वैल्यू 600 ओम आएगी। लेट अस चेक आंसर, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया हमने, राइट 600 ओम होगा। तो क्वेश्चन ये था कि भाई पहले दोनों सर्किट, दोनों स्विच ओपन है, स्विच ओपन करने पर हमने करंट कैलकुलेट किया, स्विच क्लोज करने के बाद इस ब्रांच में करंट वही है तो हमने ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ बचा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, फिर इसमें करंट कैलकुलेट किया। इस करंट में से करंट सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आर में करंट मिल गया। आर में ही करंट हमने एक और तरीके से सॉल्व कर लिया, उन दोनों को इक्वेट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, कैलकुलेशन करते वक्त मुझसे भी बीच में एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जाम में होती है, सिली मिस्टेक्स। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझसे हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। देखो कितनी सिंपल सी मिस्टेक है, आप कहोगे यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मतलब आप देखिए 3 × 3 9 होता है, सबको पता है, मैंने क्या लिख दिया 27। तो ये इस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, इसीलिए कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 4/2 लिखा हुआ है, आपने आंसर लिख दिया 3, जबकि आपको पता है कि 4/2 2 आना है, मुझे पता है 3 × 3 9 होता है, लेकिन मैंने लिख क्या दिया था 27। लेकिन आगे जाते ही मुझे जैसे ही एलसीएम लिया तभी आइडिया हो गया कि भाई रेजिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने वापस चेक किया तो पता चला कि यहाँ एक सिली मिस्टेक की है। ये सिली मिस्टेक्स को एग्जाम में हम जितना कम करें, टाइम भी बचता है और हमारी एक्यूरेसी भी रहती है, और उसके लिए हमें घर पर ही प्रैक्टिस खूब सारी करनी चाहिए, जैसा कि हम आपको इस सीरीज के थ्रू करा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये समझ में आ गया होगा कि कैसी गलतियां नहीं करनी है। होने को वो किसी से भी हो सकती है, देखो मुझसे भी हो गई थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। A long conductor of circular cross section has radius r, length l as shown in the figure। लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, और फिर
इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी एक्सेस पर सिग्मा 1 है, बाहर की तरफ जाने पर कंडक्टिविटी चेंज हो रही है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट एक एंड से एंटर किया, दूसरे से बाहर जा रहा है। अब कंडक्टिविटी अलोंग लेंथ चेंज नहीं हो रही है, कंडक्टिविटी अलोंग रेडियस चेंज हो रही है, रेडियली कंडक्टिविटी चेंज हो रही है। ये आउटर रेडियस है, मैंने थोड़ा डायग्राम बना दिया ताकि आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी रहे कि भाई क्या है। सो दिस इज द सिनेरियो, आउटर रेडियस क्वेश्चन में गिवन होगा, लेट मी चेक रेडियस गिवन है या नहीं। इसका टोटल, अच्छा टोटल रेडियस दे रखा है, इनर आउटर रेडियस नहीं। ये इनर सिलेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर। बस ये सिचुएशन है, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक्सेस पर कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, बाहर सिग्मा 2 है, रेडियस आर है और कंडक्टिविटी लीनियरली चेंज कर रही है। तो यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पर जो कंडक्टिविटी होगी वो कैसे लिखेंगे, पहले ये हमें चेक करना है। टोटल रेडियस क्वेश्चन में आर गिवन है, तो किसी एक्स डिस्टेंस पर कंडक्टिविटी क्या होगी, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई आर इंटू एक्स। कैसे आया, इनिशियल सिग्मा 1 था, आर डिस्टेंस तक जाते जाते इंक्रीज होकर कितना हो गया सिग्मा 2, तो यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई आर, एक्स में कितना होगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई आर इंटू एक्स। इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट इज द कंडक्टिविटी। अब यहां पर एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका थिकनेस हो गया dx, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखेंगे, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस dr विल बी रो एल बाई ए। अगेन वही सेम पॉइंट, भाई कौन सा लेंथ और कौन सा एरिया, लेंथ। करंट फ्लो हो रही है आगे की तरफ, तो लेंथ तो वही वाला लेना है एल, तो लेंथ तो एल ही रहेगा, दिस इज रो एल बाई ए। एरिया कौन सा लिया जाएगा, एरिया फिर उसके परपेंडिकुलर वाला आएगा, उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया कितना होगा, वो बन जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। और फिर इसके ऊपर एक और सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर, क्या ये सारे सीरीज में होंगे, नो। याद रखिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है, सबका एंड पॉइंट, यहां पोटेंशियल अगर V1 है तो यहां V2 है, तो एक के ऊपर एक जो सिलेंडर, सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट सेम फ्लो नहीं कर रही है, दैट मींस दे ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लिखेंगे वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई डी आर, ये होगा 1 बाई आर। अब देखो डी आर की वैल्यू हमारी क्या आई थी, डी आर की वैल्यू थी रो एल अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स, इसको उल्टा कर दो, ये बनेगा 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन रो इंटू एल, और इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब भाई रो हमें नहीं पता, रो की वैल्यू होती है 1 बाय सिग्मा, और सिग्मा हमारे पास आया था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई आर इंटू एक्स। तो ऊपर लिख देंगे इसको, 2 पाई बाई एल तो बाहर आ गया, सिग्मा उल्टा होकर ऊपर जाएगा, आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई आर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। एक एक्स पहले से था, उस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 2 पाई बाई एल इंटू सिग्मा 1 एक्स प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई आर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और जब आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से आर, तो यहां आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहां आर स्क्वायर बाई 3 आएगा, आर स्क्वायर बार कॉमन ले लेता हूं, वो कैलकुलेशन मैंने जल्दी से कर दी है, क्योंकि मेरी पहले से आदत है कैलकुलेशन ऐसे जल्दी जल्दी करने की, तो कहीं कहीं गलतियां भी हो जाती हैं, जैसी पिछले क्वेश्चन में हो गई थी। आप आराम से कीजिएगा, बिकॉज मुझे तो नंबर नहीं मिलना ना इस पर, आपको तो एग्जाम में सॉल्व करना है। तो ये आएगा सिग्मा 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई 3। इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं
तो ये आगे बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बाई एल इंटू, यहाँ 6 आ गया, 3 सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा 2 माइनस 2 सिग्मा 1, और ये कैंसिल आउट होगा, 3 हो गया, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर बाई 3 एल इंटू 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1। ये आंसर बनेगा। लेटेस्ट चेक कि क्या आंसर है इसका। यहाँ पर 1 बाई आर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाई 3l 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1, क्या बना हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 3l 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1। लेकिन देखो भाई ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये 1 बाई आर की वैल्यू है। रेजिस्टेंस के लिए उल्टा करना होगा, तो रेजिस्टेंस तो ये आएगा आर इक्वल टू 3l बाई पाई आर स्क्वायर इंटू, ये भी नीचे आ जाएगा 2 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1, वो 1 बाई आर की वैल्यू है, राइट। सो आई एम श्योर कि ये जो क्वेश्चन हमने सब डिस्कस किए हैं, जो यूजुअली बुक्स वगैरह में नहीं मिलते, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट्स को हमने पिक किया था कि रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है तो वहां पर लेंथ क्या लेना है, एरिया कैसा कंसिडर करना है, सर्किट एनालिसिस में थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन थे, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद से फिर से सॉल्व करके देखिएगा और आप चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चन अगेन आप सही कर पा रहे हैं और किस पॉइंट को आप मिस कर रहे हैं। उस पॉइंट पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जेईई एडवांस 2025 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा बोले तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आपके उसमें पूरे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।